अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हो गए। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग अपना चैप्टर नंबर 21 विच इज़ अबाउट द डेवलपमेंट एंड एजिंग उसको क्विकली रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को उसने एजिंग की डेफिनेशन का बताया। तो एजिंग की डेफिनेशन को हम लोग प्रॉपर जो इसकी डेफिनेशन होगी वो हम लोग इसी के मेन टॉपिक में करेंगे, जो कि इस चैप्टर के बिल्कुल लास्ट में आएगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल आप लोग इसको स्किप करें। उसके बाद आप लोगों को मैं एक और चीज़ बताता चलूँ कि असल में हम लोग क्विक रिवीजन्स कर रहे हैं। ठीक है, तो क्विक रिवीजन में हम लोग जो है वो हर एक चीज़ को जो है वो एक्सप्लेन या उसको रिवाइज नहीं करते, जस्ट उन्हीं पॉइंट्स को देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, जिनके एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं। तो हम लोग जो लाइक इस तरह से बहुत कॉमन चीज़ें होंगी। अब जिस तरह यहाँ पर उसने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की डेफिनेशन लिखी है, तो इसका एमसीक्यू के साथ दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। टेस्ट इतना आसान नहीं होता कि वो आपसे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की डेफिनेशन पूछते रहें। ठीक है, तो हम लोग इस तरह की चीज़ों को इग्नोर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों से यहाँ से एमसीक्यू आ सकता है, द अर्ली डिवीजन्स ऑफ जाइगोट इज़ कॉल्ड। तो उसको हम लोग जो है वो क्लीवेज कहते हैं। ठीक है, द अर्ली डिवीजन्स ऑफ जाइगोट आर कॉल्ड क्लीवेजेस। ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट हमारे पास कहते हैं कि जब फर्टिलाइजेशन होती है ना, तो उसके 36 घंटे के बाद हमारे पास फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन जो है वो हमारे पास दो आइडेंटिकल सेल्स प्रोड्यूस करती है, जिसको हम लोग ब्लास्टोसिस्ट्स कहते हैं या ब्लास्टोमर्स कहते हैं, सॉरी। तो ये आपको पता हो। पहली बात ये कि वो आपसे ब्लास्टोमर्स का भी पूछ सकता है। दूसरी बात ये आपसे इसकी ड्यूरेशन टाइम का पूछ सकता है कि कब होती है। तो ये जब फर्टिलाइजेशन होती है तो उसके 36 घंटे के बाद जो है वो हमारे पास ब्लास्टोमर्स जो है वो बन रहे होते हैं। ठीक है, ब्लास्टोमर्स में हम लोगों ने बात की कि 2 सेल्स बनते हैं। यही 2 सेल्स आगे जाकर 4 सेल बनाते हैं और 4 सेल आगे से 8 बनाते हैं, और जब वो 8 सेल हमारे पास 16 सेल्स बनाते हैं तो उसको हम लोग मेरुला कहते हैं। अब यहाँ से मेरुला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मुझसे पूछो कि इन तमाम डेफिनेशंस में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है, तो मैं आपको मेरुला सजेस्ट करूँगा कि मेरुला हमारे पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये समटाइम्स आ जाती है। या तो वो आपसे इसकी डेफिनेशन का पूछ सकता है, या आपसे क्वेश्चन मोस्टली वो पूछता है जो वो इस तरह से होता है कि मेरुला सेल्स कंटेन, या मेरुला में हमारे पास कितने सेल्स होते हैं। तो मेरुला में हमारे पास 16 सेल्स होते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट हमारे पास है वो लास्ट पे जो है वो ब्लास्टोसिस्ट और ट्रोपोब्लास्ट की डेफिनेशन लिखी हुई है। तो इसकी डेफिनेशन आप लोग खुद यहाँ से वीडियो को पास करके रीड कर लोगे। ठीक है, ये मैंने ही करवा रहा है, जस्ट सिंपल डेफिनेशन हैं जो कि आपसे एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को कम से कम ब्लास्टोसिस्ट एंड ट्रोपोब्लास्ट की डेफिनेशन का पता होना चाहिए। अब जो हमारे पास ट्रोपोब्लास्ट है ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कहते हैं कि इसको हम लोग फंक्शन देखते हैं ना। अब हमारे पास कहते हैं कि ट्रोपोब्लास्ट सेल्स बीइंग टू डिस्प्ले एल सिलेक्शन। अब व्हाट इज़ ये एल सिलेक्शन, आप लोगों को मैं अगर बताता चलूँ कि 2020 का जो हमारा टेस्ट था, ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन आया था कि हमारे पास ट्रोपोब्लास्ट सेल्स बीइंग टू डिस्प्ले, तो वो एल सिलेक्शन था। अगर आप लोगों ने वीडियो देखी हो या अगर आप लोग पास पेपर जाकर उठाकर देखो तो उसमें ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। अगर आप लोगों ने हमारी वीडियोस देखी होगी, यकीनन अगर नहीं देखी तो आप लोग देख सकते हो, जिसमें हम लोगों ने जो है वो 2020 का जो टेस्ट एक्सप्लेन किया था, तो उसमें ये एमसीक्यू आपको मिलेगा। ठीक है, और ये एमसीक्यू हमारी मार्क पाया था, तो आप लोग इसको भी ध्यान में रख लो, ये भी आ सकता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फंक्शन आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक पार्ट इन द प्लेसेंटा फॉर्मेशन। तो वो ट्रोपोब्लास्ट सेल्स ही होते हैं जो प्लेसेंटा फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे होते हैं या रोल प्ले कर रहे होते हैं। अब नेक्स्ट आप लोगों के पास इम्प्लांटेशन आती है। इम्प्लांटेशन आप लोगों ने रिप्रोडक्शन वाला जो चैप्टर था उसमें भी पढ़ी थी। फिर हमारे पास एम्ब्रियो जो है वो यूटेराइन वॉल के साथ अटैच होता है, तो उसको हम लोग इम्प्लांटेशन कहते हैं। अब इम्प्लांटेशन में हमारे पास सिंपल कहता है कि द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक membranes that forms during the first 2 to 3 weeks of development include। अच्छा, सिंपल इज दैट हमारे पास जस्ट उसने मेम्ब्रेन्स के नाम लिखे हैं कि हमारे पास पहले 2 से 3 जो वीक्स होते हैं उसमें हमारे पास कौन कौन सी मेम्ब्रेन्स बन रही होती हैं, आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता हो कि हमारे पास एमनियन है, यॉर्क सैक है, एलेटोनिन्स है एंड क्या है, कोरियन है। ठीक है, तो ये हमारे पास मेम्ब्रेन्स है जो कि हमारे पास फर्स्ट 2 to 3 वीक्स में डेवलप हो रही होती हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आप लोगों के पास आता है गैस्ट्रुलेशन। व्हाट इज़ गैस्ट्रुलेशन, एमसीक्यू आ सकता है। कहता है कि इसमें सिंपल आप लोग ये ध्यान में रखिए कि हमारे पास जब 2 लेयर मेम्ब्रेन हमारे पास 3 लेयर मेम्ब्रेन में कन्वर्ट होती है तो उसको हम लोग गैस्ट्रुलेशन कहते हैं। 3 लेयर मेम्ब्रेन हमारे पास कौन कौन सी लेयर है, एक को हम लोग बोलेंगे एक्टोडर्म, दूसरी मेसोडर्म होती है, तीसरी एंडोडर्म होती है। ठीक है, ये आपको पता हो, या तो आपसे प्रॉपर 2 चीज़ें यहाँ से पूछी जा सकती हैं। पहली बात आपसे वो गैस्ट्रेशन की डेफिनेशन का पूछ सकता है। दूसरी बात ये वो आपसे गैस्ट्रेशन की जो ड्यूरेशन है या टाइमिंग है ये कब होता है, तो आप लोगों को पता हो कि हमारे पास जो है वो
ये तीसरे वीक में जो है वो होता है गैस्ट्रेशन। तो ये दोनों चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं एमसीक्यू में। अब उसके बाद हमारे पास हम लोगों ने बात की थी कि 3 लेयर्स बनती हैं, एंडोडर्म, मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म। तो अब अगर आप लोगों को प्रैक्टिस टेस्ट याद हो तो वहाँ पर मैंने यहाँ से हर मरतबा एक का एमसीक्यू दिया कि मसल्स का कौन सा ओरिजिन है, लंग्स का कौन सा है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से उस टाइप के एमसीक्यू आते हैं, इनके इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। पहले एक्टोडर्म में उसने लिखा कि द सेल्स दैट रिमेन्स ऑन द एम्ब्रियोज डॉर्सल सरफेस। जस्ट सिंपल इज दैट, इसके इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपको बताओ कि मेरे पास ये आउटर लेयर होती है या आउटर मेम्ब्रेन होती है। अब इंपॉर्टेंट या एमसीक्यू पॉइंट यहाँ से क्या है, आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि हमारे पास किस किस चीज़ की एक्टोडर्मल ओरिजिन होती है। तो सिर्फ 2 चीज़ें हैं आप लोगों के पास, एक तो आप लोगों का नर्वस सिस्टम में फर्दर आप लोगों के पास आपका ब्रेन और स्पाइनल कार्ड दोनों आते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ आप लोगों के पास जो आप लोगों की स्किन है वो उसका हमारे पास एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है। क्वेश्चन कर सकता है कि स्किन का कौन सा ओरिजिन होता है या नर्वस सिस्टम का कौन सा होता है। अब नर्वस सिस्टम में आपको लाजमी नहीं है कि आपको नर्वस सिस्टम का ही पूछे, वो कंफ्यूज करने के लिए आपको ब्रेन का भी पूछ सकता है, स्पाइनल कार्ड का भी पूछ सकता है, या इनके फर्दर किसी पार्ट का भी पूछ सकते हैं। तो आपको पता हो कि हमारे पास इन सब का हमारे पास जो है वो एक्टोडर्मल ओरिजिन है, ठीक है। हमारे पास जो ईयर, नोज़, आइज़, ये भी हमारे पास जो है वो इनका भी एक्टोडर्मल ओरिजिन ही है। ये आप लोग अपने पास लिख लो कि हमारे पास नर्वस सिस्टम, जिसमें हमारे पास स्पाइनल कार्ड एंड ब्रेन आता है, स्किन, आइज़, ईयर्स, इनका हमारे पास एक्टोडर्मल ओरिजिन है। अब दूसरा हमारे पास मेसोडर्मल ओरिजिन है। कहते हैं कि दोज दैट फॉलो द पुश लिटरली बिटवीन द सेल्स एट द अपर एंड द लोअर सरफेस फॉर्मिंग द मेसोडर्म। जस्ट सिंपल इज दैट, इसमें आप लोगों को ये इनका इंट्रो याद करने की जरूरत है। जस्ट आपको इनकी एग्जांपल्स याद हो कि कौन कौन सा ऑर्गन हमारे पास कौन कौन सा ओरिजिन शो करता है। अब इसमें हमारे पास कहता है कि मेसोडर्म फॉर्म्स विचुअली एवरीथिंग एल्स लाइक द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप लोगों के पास जितने भी चीज़ें आती हैं हमारे पास जो है वो उनका मेसोडर्मल ओरिजिन है। आप लोगों ने रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स पढ़े होंगे तो आपको यकीनन पता होंगे, ठीक है। दूसरी बात जो कि यहाँ पर मेंशन नहीं है वो है मसल्स, ठीक है। अगर आप लोगों ने मसल वाला टॉपिक पढ़ा होगा स्पोर्ट्स एंड मूवमेंट में तो वहाँ पर क्लियर कट लिखा है कि मसल्स का मेसोडर्मल ओरिजिन होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये 2-3 मतलब मैंने आपको जो है वो आप लोगों के प्रैक्टिस टेस्ट में भी दिया कि मसल्स का कौन सा ओरिजिन होता है। तो मसल्स का मेसोडर्मल ओरिजिन होता है, तो ये आपको पता हो। एंडोडर्मल हमारे पास ये इनर मोस्ट लेयर होती है। इसमें हमारे पास जो है वो आप लोगों के जितने भी डाइजेस्टिव सिस्टम्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम या यूरोजेनेटिकल सिस्टम या आप लोगों के पास जितने भी एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं तो वो आ जाते हैं। सिंपल इज दैट, ठीक है। आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि लंग्स, अब लंग्स हमारे पास क्या है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में आते हैं ना, तो उनका हमारे पास एक्टोडर्मल ओरिजिन होगा। अब लाजमी नहीं है कि वो आपसे जस्ट सिस्टम का पूछे, सिस्टम के पार्ट्स का वो आगे से आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकते हैं। जिस तरह देखिए लंग्स का मैंने आपको कहा कि लंग्स अब क्या है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। आपसे पूछ सकते हैं कि लंग्स का कौन सा ओरिजिन है, तो लंग्स का एंडोडर्मल ओरिजिन होगा। दैट इज इट। यहाँ से इस तरह के एमसीक्यू आपको आएंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो व्हाट इज़ नोज कॉर्ड। अब नोज कॉर्ड की प्रॉपर डेफिनेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए, समटाइम्स आ जाती है। आप लोग अपनी बुक से इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन होगी वो देख लोगे। यहाँ पर इसने लिखा कि द मेसोडर्मल cells immediately beneath the early primitive sticks aggregate forming a rod of the mesodermal cells called as a nose cord। अब nose cord का mesodermal origin होता है, ठीक है। लेकिन डेफिनेशन के साथ साथ यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है, आपसे क्वेश्चन कर सकते द फर्स्ट एक्सियल स्पोर्ट ऑफ द एम्ब्रियो इज नोज कार्ड, ठीक है। आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट एक्सियल स्पोर्ट ऑफ एम्ब्रियो। तो आपको पता होना चाहिए कि वो नोज कार्ड है। इसका आप लोगों को लेंथ पता हो कि हमारे पास 2 मिलीमीटर हमारे पास इसकी लेंथ होती है। दैट इज़ इट। नेक्स्ट आप लोगों के पास ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस में जस्ट सिंपल नेम से इंडिकेट हो रहा है कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स, ठीक है। तो उसका हम लोग ऑर्गेनोजेनेसिस कहते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो न्यूरलेशन है। नेम से इंडिकेट हो रहा है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम में हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कार्ड दोनों आते हैं, तो उसको हम लोग न्यूरलेशन बोलते हैं। समटाइम्स ये डेफिनेशन वो आपसे पूछ सकता है, ठीक है। इट इज़ द फर्स्ट मेजर इवेंट इन द ऑर्गेनोजेनेसिस। आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट मेजर इवेंट इन द ऑर्गेनोजेनेसिस। तो वो आप लोगों के पास न्यूरलेशन होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आप लोगों को पता हो कि हमारे पास ये जो नोज कार्ड होती है ना, ठीक है, या सॉरी न्यूरल ट्यूब जो होती है, उसका जो एंटीरियर एंड होता है वो हमारे पास ब्रेन बनाता है, और बाकी उसका जितना भी पार्ट होता है वो आगे जाकर जो हमारे पास स्पाइनल कार्ड बना रहा होता है। आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि विच पार्ट ऑफ द न्यूरल ट्यूब्स बिकम द ब्रेन,
तो हमारे पास वो उसका एंटीरियर एंड हमारे पास जो है वो ब्रेन बनाता है और बाकी उसका सारा पोर्शन हमारे पास वो स्पाइनल कॉर्ड बना रहा होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, नेक्स्ट आप लोगों के पास जो है वो स्किन फॉर्मेशन, जस्ट स्किन ये आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। मैंने आपसे कहा था कि स्किन और नर्वस सिस्टम का एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है, तो ये जस्ट इसने इस लाइन में जस्ट यही चीज़ मेंशन की है। अब नेक्स्ट आप लोगों के पास है जी कंट्रोल ऑफ डेवलपमेंट। अब यहाँ से आप लोगों से क्वेश्चन कर सकते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द डेवलपमेंट या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ऑप्शन ए न्यूक्लियस, ऑप्शन बी साइटोप्लाज्म, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन। अब जिस स्टूडेंट ने जो है वो पढ़ा नहीं होगा वो तुक्का लगाएगा, बोलेगा कि ऑप्शन ए सिर्फ न्यूक्लियस करता है, लेकिन अगर जिस स्टूडेंट ने पढ़ा होगा तो वो ऑप्शन सी की तरफ जाएगा, बोथ। हमारे पास न्यूक्लियस के साथ साथ जो है वो साइटोप्लाज्म भी जो है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले कर रहा होता है। किस तरह रोल प्ले करता है वो हम लोग देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम लोग रोल ऑफ न्यूक्लियस देखते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस में इसने लिखा है कि हमारे पास जो है वो इंपॉर्टेंस ऑफ द न्यूक्लियस इज इन डेवलपमेंट एंड एंड एक्सप्रेस्ड इन द यूनिसेलुलर एल्गी द एसिटोबुलेरिया। अब यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं कि एसिटोबुलेरिया इज ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी फंजाई, ऑप्शन सी वायरस, ऑप्शन डी एल्गी। तो एसिडोबुलेरिया हमारे पास एक एल्गी है जिसकी हमारे पास जो लेंथ है वो 2 to 3 इंचेस जो है वो लेंथ है। यहाँ से आप लोगों ने जस्ट यही ध्यान में रखना है, बाकी यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर फर्दर जो है वो उसने एसिटोबुलेरिया मेडिटरना और उसने दूसरा है एसिटोबुलेरिया ग्रैन्युलेटा, इसकी कुछ शेप्स मेंशन किए हैं कि मेरे पास कहता है कि एसिटोबुलेरिया मेडिटरनस हैज़ अम्ब्रेला शेप्ड कप, वाइल जो दूसरा उसने बताया कहता है कि उसका इरेगुलर हेड होता है। इसमें जस्ट ये भी आप लोग ध्यान में रखो, जस्ट आप लोग ये ध्यान में रखो कि मेरे पास जो एसिटोबुलेरिया है वो एक एल्गी है और जो कि 2 to 3 इंचेस उसकी लेंथ होती है, दैट इज़ इट। अब हमारे पास साइटोप्लाज्म के रोल में उसने एक टेबल दिया जो कि इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा कि हमारे पास जो क्लियर साइटोप्लाज्म होता है वो हमारे पास लार्वल एपिडर्मल बनाता है, ठीक है। लार्वा स्टेज पर जो एपिडर्मस बनती है वो क्लियर साइटोप्लाज्म बना रहा होता है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस लार्वल एपिडर्मस। ऑप्शन ए क्लियर साइटोप्लाज्म, ऑप्शन बी येलो साइटोप्लाज्म, ऑप्शन सी ग्रे वेजिटल साइटोप्लाज्म, ऑप्शन डी ग्रे एक्विलेटरल एक्वेटोरियल साइटोप्लाज्म। तो आप लोग बोलोगे कि क्लियर साइटोप्लाज्म हमारे पास जो है वो प्रोड्यूस कर रहा होता है लार्वल एपिडर्मस को। इस तरह हमारे पास आप लोगों को पता है कि येलो साइटोप्लाज्म हमारे पास गिव राइज टू द मसल सेल्स, जो ग्रे वेजिटल साइटोप्लाज्म होता है इट गिव राइज टू द गट्स, और आप लोगों के पास जो ग्रे एक्वेटोरियल साइटोप्लाज्म है इट प्रोड्यूस द नोज कार्ड एंड न्यूरल ट्यूब। जस्ट ये 4 चीज़ें आप लोगों को पता हो, दैट इज़ इट। बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट हमारे पास है जी मैकेनिज्म ऑफ सेलुलर डिटर्मिनेशन। इसमें एमसीक्यू पॉइंट नहीं है, ठीक है। यहाँ से जो आप लोगों के पास एमसीक्यू पॉइंट है वो आएगा इसमें ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, तो इसको कर लेते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस तरह कर लो कि अगर आप लोगों ने अपने पास कोई रफ पेज नहीं रखा हो तो आप वो ले लें, साथ में एक पेन ले लें। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा तो वो आप लोगों ने अपने पास साथ साथ नोट करने हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है वो डेवलपमेंट में इसमें हम लोग ट्राइमेस्टर्स पढ़ेंगे, ठीक है। हमारे पास जो प्रेगनेंसी होती है इसमें हमारे पास 3 ट्राइमेस्टर्स होते हैं, हर एक ट्राइमेस्टर 3-3 मंथ्स का होता है। ओवरऑल हमारे पास ये 9 मंथ्स बनते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो पहले 3 महीने होते हैं उसको हम लोग फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है फिर दोबारा उसने इम्प्लांटेशन की बात की है। इम्प्लांटेशन टेक प्लेस इन द 4th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, ये आप लोगों का एमसीक्यू पॉइंट है, ठीक है। अगर आप लोगों का प्रैक्टिस टेस्ट याद होता है, ये मैंने वहाँ पर भी दिया था कि इम्प्लांटेशन टेक्स प्लेस इन विच वीक ऑफ प्रेगनेंसी, तो वो 4th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में हमारे पास जो है वो हो रहा होता है। करेक्ट, बाय द टाइम इट रीचेज द यूटेरस द rapidly dividing ball of the cells now known as blastocyst। जस्ट सिंपल ये वही डेफिनेशन है जो हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। अब आप लोगों ने यहाँ से क्या करना है, पहली बात तो ये आप लोग लिख लें कि इम्प्लांटेशन 4th वीक में होता है, ये एक सेपरेट पॉइंट है, ठीक है। अब आप लोग क्या करोगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ट्राइमेस्टर की हेडिंग दे दोगे और उसमें हमारे पास जितने भी प्रोसेस हो रहे होते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट हमारे पास जो है वो चीज़ें हो रही होती हैं वो हम लोग मेंशन करेंगे। क्योंकि यहाँ से समटाइम्स आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि फिंगरप्रिंट्स कौन से ट्राइमेस्टर में जो है वो अपीयर होते हैं,
सेक्स ऑर्गन्स कौन से ट्राइमेस्टर में अपीयर होते हैं, तो ऑब्वियसली जब सेक्स ऑर्गन्स अपीयर होंगे तो हमें मेल एंड फीमेल का पता चलेगा, यानी कि उस जो चाइल्ड है या बेबी है उसके सेक्स का पता चलेगा कि वो मेल है या फीमेल है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो आप लोगों से यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप लोगों के पास जो फर्स्ट चीज़ आती है वो है आप लोगों का द फर्स्ट वीक ऑफ प्रेगनेंसी मार्क द बिगिनिंग ऑफ द एम्ब्रियो पीरियड। दिस इज़ द व्हेन द बॉडी, अच्छा इसमें क्या होता है कि आप लोगों का ब्रेन, आप लोगों का स्पाइनल कॉर्ड और आप लोगों का हार्ट ये बनना शुरू हो जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन समटाइम्स वो आपसे पूछता है कि वो कौन सा ऑर्गन है जो सबसे पहले बनता है, तो सबसे पहले ब्रेन बनता है। आप लोग ये पॉइंट लिख लो कि सबसे पहले ब्रेन बनता है, ठीक है। हमारे पास आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि कौन सा ऑर्गन सबसे पहले डेवलप होता है, ठीक है। तो सॉरी ब्रेन में कह रहा हूँ, ब्रेन नहीं हार्ट, ठीक है। हार्ट सबसे पहले बनता है और सबसे लास्ट में क्या बनता है ये भी आप लोग एक्स्ट्रा पॉइंट में लिख लें कि सबसे लास्ट में आप लोगों के पास लंग्स बन रहे होते हैं, फेफड़े। सबसे पहले हार्ट बनता है और सबसे लास्ट में लंग्स बन रहे होते हैं। दूसरा पॉइंट आप लोग लिखें कि लेयर ऑफ स्किन कंट्रोल द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें आप लोगों के पास आप लोगों की स्किन फॉर्मेशन हो रही होती है, आप लोगों का नर्वस सिस्टम बन रहा होता है। आइज इन रियर, दैट इज़ इट। स्किन, नर्वस सिस्टम, आप लोगों का नर्वस सिस्टम, फिर आगे फर्दर हमारे पास जो है वो दो नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल एंड पेरिफेरल दोनों, ठीक है। आइज इन रियर ये चीज़ें बन रही होती हैं। तीसरा पॉइंट आप लोग लिखें, हमारे पास जो है वो हार्ट हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर ली है कि वो बन रहा होता है, ठीक है। अब हार्ट का भी मेसोडर्म, हमने हार्ट का भी मेसोडर्मल ओरिजिन है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। हार्ट बन रहा होता है। नेक्स्ट आप लोग लिखें द लेयर ऑफ द बोनी, अच्छा बोन्स, मसल्स, किडनीज और रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप लोगों का बनना शुरू होता है, ठीक है। इसमें फर्दर आप लोग लिख सकते हो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही हमारे पास हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करना भी शुरू कर देता है, ठीक है। हार्ट इज़ पंपिंग ब्लड। द फिटल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अच्छा इसमें हमारे पास फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमारे पास जो फीटस होती है वो सी शेप्ड हो जाती है उसके लास्ट में, ठीक है, ये आप लिख लें। नेक्स्ट जो आप लोगों के पास जो है वो द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द बॉडी, ईयर्स, ये होते सेंटर हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। और यहाँ पर हमारे पास आइज़ होती हैं, ये इट बिकम विजिबल हमारे पास, यानी कि बेबी जो है वो देख सकता है। तो ये भी आप लोगों को पता हो कि ये भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही ये इवेंट्स हो रहे होते हैं। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर के लास्ट में हम लोग उस एम्ब्रियो को फीटस कहते हैं, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि किस ट्राइमेस्टर के लास्ट में हम लोग एम्ब्रियो को फीटस कहते हैं, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के लास्ट में ही हम लोग उसको फीटस कह रहे होते हैं। अब फिंगर, नेल्स एंड फेस, ये आप लोगों के पास बन रहा होता है और ह्यूमन की कंप्लीट प्रोफाइल बन जाती है इसमें। तो ये भी हमारे पास फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही हो रहा होता है। तो ये थे आप लोगों के पास फर्स्ट ट्राइमेस्टर के इवेंट्स, जो कि आप लोगों से वो किसी भी तरह से MCQs को इधर उधर घुमा फिरा कर पूछ सकते हैं, लेकिन आप लोगों को अगर ये याद हुए तो आप लोग ईजिली उस MCQ को सॉर्ट आउट कर लोगे। अब आप लोगों के पास नेक्स्ट है सेकेंड ट्राइमेस्टर। अब इसमें आप लोगों को लिखें कि सक्सेस बिकम अपेरेंट, यानी कि इसमें आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि हम लोग किस ट्राइमेस्टर में ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बेबी हमारे पास मेल होगा या फीमेल होगा, तो हम लोग सेकंड ट्राइमेस्टर के स्टार्ट में, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट वो यही बात कर रहा है कि ओवरीज और टेस्टिस बन जाती हैं, तो उससे हम लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि इवन बेबी इज़ मेल और फीमेल। ये लिख लिए पॉइंट्स आप लोगों ने। कहता है कि द हेड इज़ अबाउट हाफ ऑफ द ओवरऑल साइज ऑफ द फीटस। इसमें MCQ पॉइंट नहीं है। कहता है कि द फीटस ग्रोज रैपिडली ड्यूरिंग द 5th मंथ एंड इंटरनल ऑर्गन्स कंटिन्यू टू मैच्योर। इसको छोड़ें। फीटस मसल्स एंड द बॉडी फैट इज बीइंग स्टोर्ड एंड, इसको भी छोड़ें। फिंगर्स हैव डेवलप्ड द फिंगरप्रिंट्स एंड यूनिक, अच्छा फिंगरप्रिंट्स हमारे पास जो है वो बन रहे होते हैं इसमें, ठीक है। फिंगरप्रिंट्स हमारे पास सेकंड ट्राइमेस्टर के लास्ट में हमारे पास फिंगरप्रिंट्स बन रहे होते हैं, जो कि हर एक इंडिविजुअल के डिफरेंट होते हैं। आप लोग जस्ट ये लिखें फिंगरप्रिंट्स बिगिन टू अपीयर। आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि फिंगरप्रिंट्स वाला इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के पास नेक्स्ट थर्ड ट्राइमेस्टर आ जाता है।
कहता है कि द फाइनल वेट गेन टेक प्लेस विद इन द मोस्ट वेट गेन ओवर द प्रेगनेंसी। अच्छा, आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि ज़्यादा वेट गेन कौन से ट्राइमेस्टर में होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड या सब में सेम होता है। तो थर्ड में हमारे पास बेबी का वेट जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। द फीटस विल बी ग्रोइंग द मोस्ट रैपिडली ड्यूरिंग द एज ऑफ द। अच्छा, इसमें इस थर्ड ट्राइमेस्टर में हमारे पास जो बेबी होता है वो 28 ग्राम्स पर डे उसका वेट इंक्रीज़ कर रहा होता है, यानी कि इतना वो तेज़ी से जो है वो उसका वेट इंक्रीज़ कर रहा होता है। तो लाजमी है कि वो आपसे 28 डायरेक्ट फिगर ही पूछे, आपसे वो थोड़ा लॉजिकल टाइप ही पूछ सकता है कि हमारे पास क्या तीनों फेजेस में, फेजेस कह रहा हूँ, ट्राइमेस्टर्स में हमारे पास बेबी की जो मैस होता है या वेट होता है वो सेम होता है या कौन से में ज़्यादा होता है। तो थर्ड में हमारे पास ज़्यादा होता है, 28 ग्राम्स पर डे हमारे पास वो इंक्रीज़ हो रहा होता है। द फीटस बिगिन टू मूव रेगुलरली एंड फेल्ट द वुमेन देयर इज़ अ हेड एंगेजमेंट इन द थर्ड। सिंपल इज दैट, हमारे पास थर्ड ट्राइमेस्टर में हेड ऑफ द बेबी जो है वो नीचे सर्विक्स की तरफ आ जाता है, यानी कि टांगें उसकी लाइक ऊपर की तरफ और उसका हेड नीचे सर्विक्स वाली साइड पर मूव करना शुरू कर देता है। 40 वीक्स ऑन द प्रेगनेंसी और 38 वीक्स आफ्टर द कंसेप्शन द सिंपल इज दैट, आप लोगों से क्वेश्चन कर सकता है कि लाइक एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी 9th महीने जब कंप्लीट हो रहे होते हैं तो उसमें बेबी का साइज़ कितना होता है। तो साइज़ उसका 18 to 20 इंचेस होता है और उसका वेट 6 to 9 पाउंड्स होता है। मोस्टली वेट का पूछ रहे होते हैं, तो ये आपको पता हो कि एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी बेबी का जो वेट होता है वो 6 to 9 पाउंड्स होता है, ठीक है। एंड डिलीवर जस्ट दैट इज़ इट, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। अब नेक्स्ट, व्हाट इज़ ट्विन्स एंड क्वाड्रुप्लेट्स। Pregnancy of the two or more fetuses is called the multiple fetuses. Simple is that, आपको डेफिनेशन है। अब यहाँ से आइडेंटिकल ट्विन्स क्या होते हैं और फिटरनल ट्विन्स क्या होते हैं, ठीक है। ट्विन्स हमारे पास आइडेंटिकल ट्विन्स और ट्रिपलेट्स कम फ्रॉम द सिंगल एग दैट हैज़ बीन फर्टिलाइज्ड बाय द वन स्पर्म। जब एक ही आपसे क्वेश्चन ये किया जाता है, ठीक है। हमारे पास आइडेंटिकल ट्विन्स में क्या होता है, आइडेंटिकल ट्विन्स में ये मैंने आपको शायद किसी प्रैक्टिस टेस्ट में भी दिया था, उसमें एक ही एग होता है और एक ही स्पर्म जो है वो उसमें होता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करते हैं, वो कहते हैं कि आइडेंटिकल ट्विन्स है, दो बच्चे हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि या तो दो एग्स होंगे या दो स्पर्म्स आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। सिंगल एग दैट हैज़ बीन फर्टिलाइज्ड बाय द वन स्पर्म, ठीक है। ये आप लोग अपने जहन में हमेशा तक के लिए बैठा लें। कहते हैं कि सेम आइडेंटिकल मल्टीपल्स शेयर द सेम प्लेसेंटा, हाउएवर दे यूजुअली ग्रो विद द सेपरेट एमनियोटिक सैक्स इन द यूट्रस। इन रेयर केसेस आइडेंटिकल मल्टीपल्स शेयर वन एमनियोटिक सैक। अच्छा, कहते हैं कि हमारे पास जब सेम आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं ना तो वो एक ही प्लेसेंटा को शेयर करते हैं, जस्ट उनका हमारे पास एमनियोटिक सैक्स जो है वो डिफरेंट होता है यूट्रस के अंदर। प्लेसेंटा एक ही होता है, ठीक है, वो एक ही प्लेसेंटा के अंदर ग्रो कर रहे होते हैं साथ साथ। लेकिन यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के पास जो पहला वो बना हुआ है कॉलम सा टेबल या बॉक्स, वो इम्पोर्टेंट है, जिसमें उसने बताया कि हमारे पास एक स्पर्म सेल या एक एग सेल दैट हैज़ बीन फर्टिलाइज्ड बाय वन स्पर्म, ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा, फेटर्नल ट्विन्स, फेटर्नल मल्टीपल्स कम्स फ्रॉम द मल्टीपल फर्टिलाइज्ड एग्स, ठीक है। इसमें हमारे पास एग्स की मल्टीपल फर्टिलाइजेशन होती है। कहते हैं कि फेटर्नल हैव द सेपरेट प्लेसेंटा, इसमें हमारे पास प्लेसेंटा जो है वो सेपरेट होते हैं। फेटर्नल हैव द सेपरेट एमनियोटिक, और एमनियोटिक सॉक भी सेपरेट ही होती है। अब यहाँ से लाजमी है कि वो आपसे एक ही पॉइंट पूछे। समटाइम्स आप लोगों के पास स्टेटमेंट वाले MCQs भी आते हैं जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द फ्रेटर्नल ट्विन्स एक्सेप्ट। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स के लिए भी आप लोग तैयार रहें। तो आप लोग कोशिश करें कि इन तीनों स्टेटमेंट्स को जो है वो आप लोग ध्यान में रखें, बल्कि इस पूरे टेबल को आप लोग अपने जहन में रखें। अब व्हाट इज़ प्लेसेंटेशन, नेम से इंडिकेट हो रहा है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा, उसको हम लोग प्लेसेंटेशन कहते हैं। कहते हैं द प्लेसेंटा क्लोजली अटैच द एम्ब्रियो बाय द। अब प्लेसेंटा एम्ब्रियो के साथ अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू अटैच्ड होता है। आपसे क्वेश्चन कर सकता है द प्लेसेंटा क्लोजली अटैच टू एम्ब्रियो बाय अ ट्यूब विच इज़ कॉल्ड न्यूरल ट्यूब, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी न्यूरल नोज कॉर्ड, ऑप्शन सी अम्बिलिकल कॉर्ड, ऑप्शन डी ऑल। तो आप लोगों के पास वो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है, ठीक है, जो कि प्लेसेंटा को एम्ब्रियो के साथ अटैच करवाता है। कहते हैं द अम्बिलिकल कॉर्ड कनेक्ट्स द एम्ब्रियो टू प्लेसेंटा। ये वही बात उसने थोड़ी चेंज करके बोली है। अब चाइल्ड बर्थ में कहते
कहते हैं few weeks before the birth the head of the fetus turned down in the uterus. सिंपल है हम लोग ऊपर भी बात करके आए कि हेड उसका नीचे की तरफ आ जाता है लाइक एट द एंड ऑफ थर्ड ट्राइमेस्टर या एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी. अच्छा, उस वक्त हमारे पास जो है वो चाइल्ड बर्थ बिगिन व्हेन द मस्कुलर एरिया ऑफ द यूट्रस स्टार्ट टू कॉन्टैक्ट एंड रिलैक्स द एक्शन. These action reflex are felt as लेबर पेन. सिंपल इज दैट. उस रिफ्लेक्स एक्शन को हम लोग जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होती है तो उसको हम लोग लेबर पेन कह रहे होते हैं. इसमें लाइक MCQ पॉइंट नहीं था. नेक्स्ट आप लोगों के पास तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप लोगों के पास वो पूछ सकता है कि फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा. ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स आर द फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा एक्सेप्ट. ठीक है, तो ये 4 फंक्शंस हैं. पहला है जी ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा एम्ब्रियो प्रोटेक्शन, तीसरा हार्मोनल प्रोडक्शन चौथा डिलीवरी. तो ये चारों हमारे पास प्लेसेंटा के फंक्शंस हैं. ट्रांसपोर्टेशन में कहते हैं फर्दर इसमें हेडिंग्स के अंदर मटेरियल देखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, जस्ट सिंपल कहानियाँ लिखी हुई हैं. आप लोगों को जस्ट ओवरऑल पता हो कि हमारे पास प्लेसेंटा का क्या क्या फंक्शन होता है. ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग मैं जस्ट वैसे रीड कर रहा हूँ, बाय द वे ये इंपॉर्टेंट नहीं है. कहते हैं द ब्लड वेसल्स ऑफ द प्लेसेंटा क्लोज टू दोज ऑफ द यूट्रस सो दैट द ऑक्सीजन, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स एंड साल्ट्स कैन पास फ्रॉम द mother blood to the embryos blood. It also helps in removing the carbon dioxide area from the embryo. Simple is यार आपसे क्वेश्चन ये कर सकता है कि जो बेबी होता है प्लेसेंटा के अंदर वो ऑक्सीजन कहाँ से लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से जो है वो उसको एक्सहेल करता है. तो वो इसके प्लेसेंटा के थ्रू ही कर रहा होता है. ठीक है, ये आपको पता हो. सिंपल इज दैट यार, इसमें कुछ भी नहीं है. जस्ट आपको इनके लाइक फंक्शंस का पता हो कि हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन करता है, एम्ब्रियो प्रोडक्शन, हार्मोनल एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लिखा हुआ है जस्ट. ठीक है, और डिलीवरी में हेल्प करता है. दैट इज़ इट. नेक्स्ट है लैक्टेशन. लैक्टेशन सिंपल मिल्क फॉर्मेशन इन द ब्रेस्ट, तो उसको हम लोग लैक्टेशन कहते हैं. अब लैक्टेशन के अंदर हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है आप लोगों के पास कोलेस्ट्रम. अब व्हाट इज़ कोलेस्ट्रम? A milk produced initially by the mammary glands contain the special lymph-like fluids जिसको हम लोग कहते हैं कोलेस्ट्रम, which is quite rich in antibodies. ठीक है, कोलेस्ट्रम का पता हो आपको. ठीक है, कि ये एक हमारे पास एक ग्लैंड होता है जो कि हमारे पास lymph-like fluids क्रिएट करता है, तो उसको हम लोग कोलेस्ट्रम कह रहे होते हैं. बाकी इसमें कुछ भी MCQ पॉइंट नहीं है. अब यहाँ से ब्रेस्ट फीडिंग वर्सेस बॉटल फीडिंग, ये सिंपल कहानियाँ लिखी हुई हैं. ये काफ़ी आप लोग FSC में भी इसको लाइक आपका शॉर्ट क्वेश्चन हुआ करता था, तो तकरीबन ये सबको आता होगा. अगर नहीं भी आता तो आप लोग इसको रीड कर लो, तो आप लोगों को बहुत समझ आ जाएगी. अगर नहीं आती तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे पूछ सकते हो. उसको मैं रीड नहीं कर रहा. ठीक है, जस्ट सिंपल सेंटेंसेज एंड सिंपल कहानियाँ ही लिखी हुई हैं इसमें सच. और MCQ पॉइंट यहाँ से बहुत कम आने के चांसेस होते हैं. ठीक है, लेकिन उसके बावजूद आप लोग इसको पढ़ लो. नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं डिसऑर्डर्स ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. तो हमारे पास जो पहला डिसऑर्डर है वो है रेब्यूला, जो कि इन तमाम डिसऑर्डर्स में सबसे इम्पोर्टेंट डिसऑर्डर है. ठीक है, इट इज़ कॉमनली नोन एज जर्मन मीजल्स. इट्स अ डिजीज़ काज बाय रेबुला वायरस. ठीक है, नेम से इंडिकेट हो रहा है. इसको हम लोग ये रेबुला वायरस से जो है वो काज होता है, और इसको हम लोग जर्मन मीजल्स भी कहते हैं. आपसे पूछ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड जर्मन मीजल्स, तो वो रेबुला है. ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इफ़ द मदर इज़ इन्फेक्टेड विद इन द फर्स्ट 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी द चाइल्ड मे बी बर्न विद द कोजेंटल रेबुला सिंड्रोम. जैसे सिंपल अगर कहता है कि मदर दूंगा तो वो उसके चाइल्ड को भी होगा. इसमें ऐसा कोई MCQ पॉइंट नहीं है. MCQ पॉइंट जैसे आपको ये पता हो कि हमारे पास रेबुला को मीजल मम्स भी कहते हैं. नेक्स्ट मेरे कहते हैं द सिंड्रोम CRS फॉलोज द इंटरयूटेराइन इन्फेक्शन बाय द रेबुला वायरस कंप्राइज. इसमें कोई MCQ पॉइंट में आल्सो काज द प्रीमैच्योरिटी लो बर्थ एंड वेट. अच्छा इसमें कुछ बस जस्ट आपको ये इसका प्रॉपर इंट्रोडक्शन पता हो. दैट इज़ इट. दूसरी आप लोग के पास है जी एबनॉर्मल न्यूरल ट्यूब. कहते हैं कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स एंटिटीज आर सीरियस बर्थ डिफेक्ट्स विद द सिम्टम्स दैट रेंज फ्रॉम द माइल्ड टू स्वेयर. कोई MCQ पॉइंट कहता है कि दे आर काज्ड बाय द इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड एंड देयर प्रोटेक्टिव कवरिंग्स.
नेक्स्ट कहता है कि दिस अकर्स व्हेन द फीटल स्पाइन फेल्स टू क्लोज प्रॉपर्ली ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ जस्ट सिंपल। आप लोगों को पता हो कि हमारे पास जो है वो जब इनकम्प्लीट डेवलपमेंट होती है ब्रेन की या स्पाइनल कार्ड की या उनको जो चीज़ें प्रोटेक्ट कर रही हैं उनकी, तो उसको हम लोग जो है वो एबनॉर्मल न्यूरल ट्यूब या एबनॉर्मल न्यूरल डिफेक्ट्स कह रहे होते हैं, ठीक है। इसमें भी एमसीक्यू पॉइंट नहीं है। एमसीक्यू पॉइंट मैंने आपको पहले बताया कि मेरे पास जस्ट सिंपल यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है वो आपके पास, आप लोगों के पास वो सिर्फ और सिर्फ रेब्यूला है। Thyroid gland in newborn infants with the congenital hypothyroidism frequently have the hyperbilirubinemia and delayed skeletal maturation, reflecting the immaturity of the liver and the bone respectively. कोई एमसीक्यू पॉइंट कहते हैं रिच ऑफ द परमानेंट मेंटल रिटार्डेशन इफ द थायराइड हार्मोन्स थेरेपी इज डिलेड और इनएडिक्वेट देयर साइज एट द बर्थ हाउएवर इज नॉर्मल। कोई एमसीक्यू पॉइंट नहीं है। लिम्ब abnormalities, the upper and lower limbs have a large number of the different genetic and environmental derivatives, so derived abnormalities, some of which can be surgically replaced. Among them, partial complete absence of the limbs or digits are common. कोई भी एमसीक्यू पॉइंट इसमें नहीं है। जस्ट आपको पता हो कि रेबुला को हम लोग जर्मन मीजल्स भी कहते हैं, दैट इज़ इट। नेक्स्ट आप लोगों के पास जो है वो इम्पोर्टेंट जो है वो ये है, कहता है कि अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर मिसकैरेजेस आर ड्यू टू द क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी। आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि कितने परसेंट हमारे पास जो है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं या सॉरी मिसकैरेजेस होती हैं वो क्रोमोसोम्स की वजह से होती है, तो हमारे पास 50%। सिंपल एज दैट। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से जस्ट एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है हमारे पास, व्हाट इज़ ओस्टोपीनिया। जब हमारे पास बोन का मैस रिड्यूस होता है तो उसको हम लोग ओस्टोपीनिया कहते हैं। लेकिन यही बोन का मैस जब बिल्कुल स्वेयर यानी कि बहुत ज़्यादा डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, ठीक है, उसमें हमारे पास बोन मिनरल और बोन मैट्रिक्स दोनों डिक्रीज होना शुरू करते हैं, तो उसको हम लोग ओस्टियोप्रोसिस कहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ ओस्टोपीनिया एंड व्हाट इज़ ओस्टियोप्रोसिस, दोनों इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, ये आपको लाजमी पता होनी चाहिए, ठीक है। लॉस ऑफ बोन मैस उसको हम लोग ओस्टियोपीनिया कहते हैं, ये इतनी स्पेयर नहीं होती, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास ओस्टियोप्रोसिस होती है जिसमें हमारे पास जो है वो बोन मिनरल के साथ साथ हमारे पास बोन का मैट्रिक्स भी रिड्यूस हो रहा होता है या डिक्रीज हो रहा होता है, तो उसको हम लोग ओस्टियोप्रोसिस कहते हैं। ये दोनों डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। अब व्हाट इज़ एलोमेट्रिक ग्रोथ, कहते हैं कि द डिफरेंशियल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पैटर्न्स ऑफ द ग्रोथ विच आर नॉट यूनिफॉर्म, दैट इज़ नॉट ऑल पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स डेवलप्स इन द सेम रेट। सिंपल एज दैट। आप लोगों से आप लोगों को पता हो कि लाइक जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होता है उसमें हमारे पास सारे ऑर्गन्स की जो ग्रोथ होती है वो नॉर्मल रेट के साथ या सेम रेट के साथ हो रही होती है। लेकिन एलोमेट्रिक ग्रोथ ऐसी ग्रोथ है जिसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल किसी ऑर्गन की या तो ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है या बहुत कम हो जाती है। आप लोगों को पता होगा कि लेग लेंथ इन ह्यूमंस, ठीक है, तो ये लाइक वो आप लोगों से जो है वो जस्ट इसकी डेफिनेशन आपको बताओ एलोमेट्रिक ग्रोथ क्या होती है। एलोमेट्रिक ग्रोथ जस्ट सिंपल कुछ ऑर्गन्स की ग्रोथ या तो बहुत रैपिड हो जाती है या बहुत स्लो हो जाती है, तो उसको हम लोग एलोमेट्रिक ग्रोथ कहते हैं। जस्ट इसकी डेफिनेशन आप लोगों को प्रॉपर डेफिनेशन जो है वो आनी चाहिए, दैट इज़ इट। बाकी जो है वो इसके बाद आप लोगों के पास जो एजिंग वाला टॉपिक था, एजिंग वाले टॉपिक में एजिंग क्या है बेसिकली, इट इज़ अ नेगेटिव फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ द डेवलपमेंट, तो उसको हम लोग एजिंग कहते हैं, ठीक है। ये नेगेटिव फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होता है। क्वेश्चन आपसे कर सकते हैं कि एजिंग इज़ अ पॉजिटिव फिजियोलॉजिकल चेंजेस, नेगेटिव फिजियोलॉजिकल चेंजेस, बोथ या नन। तो एजिंग ये एक नेगेटिव फिजियोलॉजिकल चेंजेस होती हैं, ठीक है, ये पता हो। अब एजिंग यार एजिंग में इसके जो साइन एंड सिम्टम्स हैं उसमें एमसीक्यू पॉइंट ऐसा नहीं था इसलिए उसको ऐड नहीं किया। लेकिन आप लोगों ने लाजमी उसको रीड करना है उसको, और ब्रेस्ट फीडल और बोटल फीडल के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ये दोनों पॉइंट्स आप लोगों ने लाजमी देखने हैं, ठीक है। अभी वीडियो खत्म होगी तो उसके बाद आप लोग कोशिश करेंगे कि मतलब इसको रीड कर लें, विद इन 5 to 10 मिनट्स आप लोग इसको ईजिली रीड कर लोगे। बाय द वे उसमें किसी भी किस्म का एमसीक्यू पॉइंट नहीं है, लेकिन एमसीक्यूज़ का पता नहीं चलता कि वो कभी भी कहाँ से आ जाते हैं, तो आप लोग रिस्क ना लें, एक मतलब उसको रीड कर लें, कोई पॉइंट मिलता है तो आप लोग उसको लिख लें। बाय द वे मैंने उसको रीड किया लेकिन मुझे कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिला, लेकिन आप लोग फिर भी उसको रीड कर लें ताकि आपका थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाए, ठीक है। एमसीक्यू पॉइंट आपको बेशक ना मिले लेकिन आपका कम से कम कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा। अब उसके अलावा हमारे पास एक दो और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मैंने पहले बताया था इम्प्लांटेशन का जब भी लफ्ज़ आए आप लोग आंखें बंद करके लगा लो कि ये 4th वीक में होती है, चाहे वो जाइगोट की इम्प्लांटेशन हो या एम्ब्रियो की हो,
मैंने क्या कहा, चाहे वो जाइगोट की इम्प्लांटेशन हो या एम्ब्रियो की हो, वो 4th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में ही होंगी। ये भी आप लोग अपने पास लिख कर रख लो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप लोगों का प्रैक्टिस टेस्ट याद हो तो उसमें मैंने आपसे कहा था, जब एक ऑर्गेनिज्म है जो लाइक उसके 2 हेड्स हैं और उसका जो लोअर लिम्ब है वो सिर्फ एक ही है, या लोअर ट्रंक हमारे पास एक ही है, तो उस ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, क्वेश्चन आ सके, द ऑर्गेनिज्म developed with 2 heads and 1 trunk, such condition is called as, तो आप लोगों के पास उसको हम लोग कहते हैं Siamese twins। तो ये मैंने आपको आप लोगों के किसी प्रैक्टिस टेस्ट के अंदर भी दिया था और मैंने आपको वहाँ पर भी बताया था कि ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आइडेंटिकल ट्विंस, फिटर्नल ट्विंस, इनका भी आपको लाजमी पता हो, जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं यहाँ से। ठीक है, एक तो इम्प्लांटेशन वाला, ये जो 2 हेड और 1 ट्रंक, ये इम्पोर्टेंट है। आपको एलिमेंट्री ग्रोथ का पता हो, ऑस्टियोप्रोसिस एंड ऑस्टियोपीनिया का डिफरेंस पता हो, इसको छोड़े क्रोमोसोम वाले को। रिबुला का पता हो कि इसको मीजल मम्प्स भी कहते हैं। दैट इज़ इट। फर्दर इसका कोलेस्ट्रम का पता हो, ठीक है, कि ये क्या होता है। बाकी इसमें आपको पता होना चाहिए जी इसका अम्बिलिकल कार्ड का, कि वो प्लेसेंटा को एम्ब्रियो के साथ अटैच करता है। ये मैंने आइडेंटिकल ट्विंस एंड फ्रेटर्नल ट्विंस का मैंने आपको अभी बताया कि ये भी आपको पता हो। और ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में मैंने इवेंट्स आप लोगों को अभी लिखवाए हैं, इनका पता हो। इम्प्लांटेशन वही चीज़ आ गई। अब यहाँ से आप लोगों का क्वेश्चन है, एक टास्क है, एक असाइनमेंट समझ लो कि व्हाट इज़ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, आप लोग इसको कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे लिख कर बताओ कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो है वो आप लोगों के पास है जी ये टेबल। इसके अलावा फर्दर है आप लोगों के पास एसिटोबुलेरिया एंड इसके अलावा आप लोगों के पास आ जाता है जी आप लोगों के पास आता है ये नोच कार्ड, कि इट इज़ द फर्स्ट एक्सियल स्पोर्ट ऑफ द एम्ब्रो। और हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में फर्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट कौन सा है? न्यू रिलेशन है। ठीक है, ये पता हो। ये एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म, इनके ओरिजिन का पता हो कि कौन कौन सा ऑर्गन इनसे ओरिजिनेट होता है, ये पता हो, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। गेस्ट रिलेशन कब होती है और ये क्या है। और यहाँ से आप लोगों को पता होना चाहिए मेरुला का, ब्लास्टूला का, इन चीज़ों का। दैट इज़ इट। ये था आप लोगों के पास डेवलपमेंट एंड एजिंग। उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको काफ़ी अच्छे तरीके से रिवाइज किया होगा। मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों के साथ डिस्कस किए। कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर कर सकते हो, या कोई सजेशन है तो भी आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर